अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। वजीर आजम शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दरमियान कल निगरान वजीर आजम के नाम पर इत्तेफाक हो गया, जिसके बाद सेनेटर अनवारुल हक काकड़ 8वें निगरान वजीर आजम होंगे। कल हमारे प्रोग्राम में साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने बताया कि उन्होंने वजीर आजम शहबाज शरीफ को 3 नाम तजवीज़ किए, जिसमें अनवारुल हक काकड़ का नाम टॉप पर था और वजीर आजम ने उनकी इस तजवीज़ पर कोई एतराज़ नहीं किया और उनकी ये तजवीज़ आसानी से मान ली। और शायद इसीलिए ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये नाम कहीं और से आया था, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब ने बआसानी इस नाम को मान लिया। लेकिन इस नामजदगी पर हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातें नून लीग पर वोट को इज्जत दो के नारे को नज़रअंदाज करने का शिकवा कर रही हैं। अहम बात यह है कि इस नामजदगी पर बड़ी सियासी जमातें यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUIF तो मुतमईन नजर आ रही हैं और सेनेटर अनवारुल हक काकड़ को एक पढ़ा लिखा और संजीदा शख्स करार दिया जा रहा है, मगर छोटी इत्तेहादी जमातों ने इस पर उंगलियां उठा दी हैं। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ की बतौर निगरान वजीर आजम नामजदगी पर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सदर अख्तर मेंगल ने नवाज शरीफ को लिखे गए खत में इस तैनाती पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। अख्तर मेंगल ने कहा है कि सियासतदानों के बजाय इस्टेब्लिशमेंट की मुशावरत से हल तलाश किया जा रहा है। आपकी जमात मुशर्रफ और बाजवा की साजिशों और गैर आइनी इकदाम को इतनी जल्दी फरामोश कर गई। निगरान वज़ीर आज़म के लिए ऐसे शख्स की नामजदगी की जिससे हमारे लिए सियासत के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। आपके इस तरह के फैसलों ने हमारे दरमियान मजीद दूरियां पैदा कर दी हैं। अख्तर मेंगल सेनेटर अनवारुल हक काकड़ की नामजदगी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे थे, जबकि हुकूमत के एक और इत्तेहादी ANP की सूबाई सदर एमल वली खान ने कहा है कि बाप एक सियासी जमात है और इसी जमात के रहनुमा को निगरान वज़ीर आज़म बना दिया गया है, तो फिर उन्हें गैर सियासी कैसे कहा जा सकता है। कल एक तकरीब से खिताब में एमल वली खान ने कहा कि निगरान वज़ीर आज़म एक मोहरा हैं और जो ये फैसले कर रहे हैं वो अवाम के एतमाद को ठेस पहुँचा रहे हैं। इसके अलावा कल हमारे प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने इत्तेहादी जमातों के फैसलों पर मायूसी का इजहार करते हुए कहा है कि पीपल्स पार्टी को CCI में नई मरदमशुमारी की मंजूरी नहीं देनी चाहिए थी, इससे इलेक्शन में ताखीर होगी, जिसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर भी आएगी। उन्होंने हुकूमत के आखिरी दिनों में होने वाली कानून साजियों पर भी एतराज़ करते हुए कायनिंग कमेटियों को बाईपास करके बिलों को उजरत में पास किया गया, जिससे हम भी भुगतेंगे। अब सवाल यह है कि जो हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर सेलेक्टेड होने का इल्ज़ाम लगाकर हुकूमत में आई थी, वो 16 माह बाद क्या लेगेसी छोड़कर जा रही है। और निगरान वज़ीर आज़म के मामले पर जिस सरप्राइज़ का दावा किया जा रहा था, वो सरप्राइज़ सियासतदानों ने दिया है या सरप्राइज़ सियासतदानों को दिया गया है। इन तमाम मामलों पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या वजह है कि शहबाज शरीफ साहब के अपने भी 3 नाम थे जो उन्होंने मुशावरत के बाद दिए थे, उस नाम पर इत्तेफाक नहीं किया, लेकिन जो नाम राजा रियाज साहब लेकर आए वो बआसानी शहबाज शरीफ साहब ने मान लिया? क्या वजह है इसकी? देखिए, ये सिलसिला जब शुरू हुआ तो इसमें बुनियादी तौर पे 2-3 चीज़ों के ऊपर जो है वो इत्तेफाक राय था या कंसेंसस था। एक ये कि कोई सियासतदान होना चाहिए, टेक्नोक्रेट या बैरोक्रेट या कोई साबिक जज की बजाय इस मरतबा ये भी एक्सपीरियंस किया जाए कि कोई सियासी कारकुन जो है ये ज़िम्मेदारी जो है वो निभाए। दूसरा ये कि अगर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का तल्लक जो है वो छोटे सूबे से हो और प्रेफरेबली बलोच हो, तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज जो है वो जाएगा। तो जब इसके ऊपर जो है वो फिर बात आगे बढ़ी तो उसमें मैं समझता हूँ कि मोस्ट सूटेबल आदमी जो है अमंग अदर्स, बाकी भी ठीक है, बहुत अच्छे हैं सभी जो है वो सूटेबल हैं, लेकिन मोस्ट सूटेबल अमंग अदर्स जो है वो अनवारुल हक काकड़ साहब ही बनते हैं। पढ़े लिखे हैं, फिर बड़े सॉफ्ट स्पोकन हैं। जो 3 नाम शहबाज शरीफ साहब ने रखे थे और 13 जमातों से मुशावरत करके वो नाम आए थे और उन तमाम आपके इत्तेहादियों ने आपको मैंडेट दिया था कि आप अपने 3 नाम दें। आप कह रहे हैं कि अनवार साहब का नाम उनसे बेहतर था उन 3 नामों से जो कि शहबाज शरीफ साहब ने दिए थे। नहीं, वो 3 नाम इस तरह से नहीं थे। देखें, पीपल्स पार्टी ने जो है वो उन 3 नामों में से एक नाम के ऊपर थोड़ा अपनी पसंदीदगी का आप कह लें इजहार किया था। बाकी जो था वो JUIF ने और दूसरी तकरीबन सभी जमातों ने ये कहा कि वज़ीर आज़म साहब, हमें आपके ऊपर एतमाद है, आपने हमेशा हमें हर मामले में हमसे मुशावरत की है, तो जब हमने हर मामले में आपके ऊपर एतमाद किया तो ये आपका क्योंकि इस्तेहकाक है,
तो इसलिए आप लीडर ऑफ द अपोजिशन से बात करके तो आप किसी नतीजे पे पहुंच जाएं। तो इस तरह से नहीं था कि सभी ने नाम दिए और वहाँ पे नाम जो है वो डिस्कस हुए। उन्होंने वज़ीर आज़म के ऊपर एतमाद का इज़हार किया था कि वो जिस नाम पे भी मुतफिक हो जाएं तो उस नाम को जो है वो फाइनल कर लिया। लेकिन जो नाम शहबाज शरीफ साहब ने दिए 3 नाम, गालिबन उनसे बेहतर आप कह रहे हैं अनवार साहब का नाम था। वो 3 नाम इतने बेहतर नहीं थे जितने अनवार साहब का है। पर वो नाम भी बेहतर थे और उनमें एक नाम बहुत ज़्यादा बेहतर था। सर बताएं ना कौन लोग थे? अब तो ये लेकिन पब्लिक वो फिर इन्फॉर्मेशन अब होनी ये चाहिए, ये इसको डिस्क्लोज क्यों नहीं कर रहे? ये दो शराइत जो है ना कि बलूचिस्तान से होना और पॉलिटिकल फिगर होना, इसके ऊपर फिर दूसरे नाम जो है ना वो अपना आगे नहीं चल सके। ये नाम जो राजा रियाज साहब ने दिया, ये उन्हीं की तरफ से आया था या कहीं और से आया था, इसलिए इस पर इत्तेफाक करना लाजमी था शहबाज शरीफ साहब के लिए? नहीं, 2, 3, 4 नामों में से किसी एक के ऊपर इत्तेफाक करना जो है वो फिर बामी मुशावरत से ही होता है ना। यानी सभी लोग जो इससे मुतल्लक थे, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, इन चीज़ों से अब हमें इतना शाई नहीं होना चाहिए। देखें, फिर बातें तो सभी की होती हैं ना, सभी लोग मशवरा देते हैं, हर आदमी जो है वो अपनी बात करता है। तो उसमें कैबिनेट के लोग भी थे, उसमें कोलिशन पार्टनर भी थे, लेकिन किसी ने भी वज़ीर आज़म को ये नहीं कहा कि जी हमारा ये नाम है और हम इसके ऊपर वज़िद हैं और आप इसको करें। किसी तरफ से भी, राज साहब ये तो कहा जा रहा था पॉलिटिकल साइड से भी, अदरवाइज साइड से कि जो नाम ये एक बाहमी मशवरे के बाद जो है ये चीज़ तय हुई। पॉलिटिकल साइड से भी और नॉन पॉलिटिकल साइड से भी मशवरे के बाद हुई है ये, यानी इसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती ऐसी नहीं थी। अच्छा, देखिए ना, नॉन पॉलिटिकल साइड से आपके इल्म में है कि जब भी इस किस्म की कोई स्लॉट होती है तो तमाम एजेंसी से जो है वो रिपोर्ट ली जाती है। वो बाकायदा एक अपनी प्रोफेशनल जो है वो इनपुट जो है वो वज़ीर आज़म को देते हैं। तो लाजमी बात है कि वज़ीर आज़म में उस इनपुट को भी लेना था, पॉलिटिकल इनपुट को भी लेना था। आपके इत्तेहादी मुतमईन नहीं है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सदर अख्तर मेंगल साहब ने नवाज शरीफ को ख़त लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि सियासतदानों के बजाय इस्टेब्लिशमेंट से मुशावरत की गई और उसके ज़रिए हल तलाश करने की कोशिश की गई। क्या आपकी जमात मुशर्रफ और बाजवा की साजिशों और गैर आइनी इक़दामात को इतना जल्दी फरामोश कर गई है? उन्होंने मजीद कहा कि आपके इस तरह के फैसलों ने हमारे दरमियान मजीद दूरियां पैदा कर दी हैं। ये अख्तर मेंगल साहब कह रहे हैं। सरदार अख्तर जान बेंगल साहब बहुत ऑनरेबल और बड़े काबिल इज़्ज़त इंसान हैं। उनके साथ हमारा बड़ा अच्छा वक्त गुज़रा है, अगला वक्त भी इसी तरह से गुज़रेगा। देखें, उनका गिला जो है वो जायज़ इस लिहाज से है कि इत्तफाक से अनवारुल हक काकड़ साहब जो है वो उनके सूबे से मुतल्लक हैं और उनके मुखालफ सियासत करते हैं। वो वहाँ की जो पॉलिटिकल डिवाइड है उसमें वो दूसरी तरफ खड़े हैं। जिस तरफ अख्तर जान बेंगल साहब खड़े हैं उसके बरखिलाफ़ खड़े हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनका गिला जो है वो बिल्कुल जायज़ है। उनकी एप्रीहेंशन जो उन्होंने कहा कि हमारी सियासत को ख़त्म करने की जो है वो कोशिश की गई है, लेकिन मैं भी उन्हें यकीन दिलाता हूँ और मैं समझता हूँ कि अनवारुल हक काकड़ साहब की ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपने कंडक्ट से, अपने अमल से बलूचिस्तान में भी और पूरे मुल्क में भी जिन लोगों को भी उनके साथ कोई गिला है उन्हें इस बात की यकीन दहानी कराएं, ज़ुबानी भी और अमलन भी, कि ऐसा कोई मामला नहीं है। और उनके साथ राणा साहब आप कह रहे हैं कि सिर्फ वो बलूचिस्तान में उनके सियासी हरीफ हैं इसलिए इख्तिलाफ कर रहे हैं, या फिर ये जो बात की है उन्होंने कि इस्टेब्लिशमेंट की मुशावरत से हल तलाश किया जा रहा है, ये बात दुरुस्त है? नहीं, देखें, इस्टेब्लिशमेंट की मदद से हल क्या तलाश करना, मामला ये है कि केयर टेकर जो है वो वज़ीर आज़म का इंतखाब हुआ है। सरदार अख्तर जान बेंगल साहब का इशारा ये है कि वो समझते हैं कि इसमें इनपुट जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की भी होगी, लेकिन मामला ये है कि अगर उनकी डिवाइड की तरफ से जो है वो किसी का इंतखाब होता तो यही गला जो है वो अनवारुल हक काकड़ साहब होता। चलें, यहाँ पे तो आप कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में वो उनके खिलाफ सियासत करते हैं। इमल वली साहब ने भी एतराज़ किया है। उन्होंने कहा है कल एक खिताब में कि निगरां वज़ीर आज़म एक मोहरा हैं और जो ये फैसला कर रहे हैं
उससे अवाम के एतमाद को ठेस पहुंचाई गई है, वो भी एतराज़ कर रहे हैं। अब उनका तो कोई सियासी मुकाबला ही नहीं, वो खैबर पख्तूनख्वा में सियासत करते हैं, काकड़ साहब बलूचिस्तान में करते हैं। नहीं तो वो जो ये मोहरे वाली बात है वो तो हमारी हुकूमत में बाज़ लोग ये कहते थे कि ये मोहरा है। अब ये तो एक बात अब चली हुई है ना कि जो भी बात हो तो कहा जाता है कि नहीं जी इसके पीछे कोई और बात है, ये नाम इधर से नहीं आया, ये उधर से आया होगा। तो हालांकि आपके सामने सारी जो है वो कंसल्टेशन हुई है। जिस दिन एमल वली ख़ान साहब मौजूद थे उस मीटिंग में ईशाइये में, तो उन्होंने कोई नाम नहीं दिया था, इन्होंने वज़ीर आज़म के ऊपर एतमाद का इज़हार किया था। तो जब उन्होंने उस एतमाद की बुनियाद के ऊपर एक नाम का इंतखाब कर लिया है तो मेरा ख्याल है कि अब उसको जो है वो देखना चाहिए, मौका देना चाहिए। और राना साहब ये और बात हमारी उम्मीद है और अल्लाह करे कि वो जो है वो अपनी उस उम्मीद पे पूरा उतरे जो उनसे वाबस्ता की गई। लेकिन अब ये आप लोगों की पोजीशन इसमें बदलती रही है। पहले आप कहते रहे कि सियासतदान को होना चाहिए, फिर आखिरी प्रोग्राम में आपने ये कहा कि अगर सियासतदान होगा ना तो प्रॉब्लम ये है कि वो न्यूट्रल नहीं हो सकता, किसी ना किसी जमात से उसका ताल्लुक होगा। और अब आप खुद कह रहे हैं कि अख्तर मेंगल साहब और दीगर जमातों को प्रॉब्लम इसलिए होगा बलूचिस्तान में क्योंकि एक सियासी पार्टी के सेनेटर को हमने निगरान वज़ीर आज़म बना दिया। तो ये तो खुद आप कह रहे थे आखिरी प्रोग्राम में कि सियासतदान होगा तो ये मसला तो आएगा कि उसकी न्यूट्रलिटी पर सवाल उठाएंगे, और आपके इत्तेहादी उठा रहे हैं सवाल। ये उम्मीद की जा रही है कि वो अपने आप को ये साबित करेंगे न्यूट्रल रख के कि एक सियासी रहनुमा जो है वो भी अपने फ़राइज़ की अदायगी के लिए जो है वो अबव वोट हो सकता है, ऑन मेरिट हो सकता है और न्यूट्रल होकर जो है वो मामलात को आगे बढ़ा सकता है। ठीक है राना साहब, इसके अलावा कल फैसल करीम कुंडी साहब ने भी हमारे प्रोग्राम में कहा है कि अफसोस है इस बात का कि इलेक्शन में ताख़ीर होगी और बहुत जल्दबाजी में बिल्स पास किए गए। इस पर भी आपसे बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद नाज़रीन आपके सामने दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है पाकिस्तान के साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह। कल हमारे प्रोग्राम में फैसल करीम कुंडी साहब ने 2-3 चीज़ों पर एतराज़ किया। उन्होंने कहा एक तो CCI में इवन मुराद अली शाह साहब ने जाके जो वोट दिया, नए सेंसस मंजूर हुए हैं, नहीं होना चाहिए था, गलती हुई है, हमें अफसोस है, इलेक्शन में ताख़ीर होगी। और बाकायदा कह रहे थे कि मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी के बतौर ये बात कर रहा हूँ, ज़ाती हैसियत में बात नहीं कर रहा हूँ। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो कानून साजी हमने की गई है बगैर कमेटी में भेजे, बगैर मुशावरत किए, उससे बड़ा नुकसान होगा, पीपल्स पार्टी भी भुगतेगी, सब भुगतेंगे। अभी पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ये बात कर रहे हैं कि जो हमने CCI में अप्रूवल किया उससे इलेक्शन में ताख़ीर होगी, अफसोस है, गलत किया, कानून साजी जो हुई गलत हुई। इस इत्तफाक़ राय से मंजूर हुआ है, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग। ये एक इत्तफाक़ राय की एक ऐसी बुनियाद है कि जिसके ऊपर आगे चल के बहुत सारे मसाइल जो है वो हल होंगे। 17 से सेंसस जो मुतनाज़ा चला आ रहा था उसके ऊपर इत्तफाक़ ये बहुत बड़ी। बाकी इसमें अगर हल्का बंदी है, डिलिमिटेशन आईनी तकाजा है तो हम भी कह रहे हैं, बाकी सभी कह रहे हैं कि जितने शॉर्टेस्ट टाइम में ये हो सकते हैं ये इनको करके तो इलेक्शन को जो है वो कम से कम जो है वो डिले किया जाए। बाकी जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि लेजिस्लेशन वो किसी लॉ का हवाला तो दें, ये ऐसे ही एक प्रोपेगेंडा चल रहा है। सवाल ये कि पीपल्स पार्टी अब इस पर क्यों एतराज़ कर रही है? 2 दिन पहले तक आपके इत्तेहादी थे, अब वो कह रहे हैं कि सेंसस गलत तरीके से पास हुआ, नहीं होना चाहिए था, इंतखाबात में ताख़ीर होगी, कानून साजी भी तनकीद कर रहे हैं। अब ये तनकीद क्यों हो रही है 2 दिन बाद? देखिए मामला ये है कि जब लेजिस्लेशन हुई, जब ये सेंसस जो है वो नोटिफाई हुआ, CCI की मीटिंग हुई, उसमें पीपल्स पार्टी ना सिर्फ पूरी तरह से साथ थी बल्कि पीपल्स पार्टी ने अपना वोट भी दिया। अब अगर वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हटने के लिए ये कहना चाहते हैं तो मेरा नहीं ख्याल इससे कोई फ़ायदा होगा, वो उल्टा उनके ख़िलाफ़ जाएगी बात। उसकी वजह ये है कि जब आप थे, आपने वोट किया, आपने सारा किया, तो आपको ओन करना चाहिए। और मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी एज़ पार्टी जो है वो ऐसा करेगी। फैसल करीम कुंडी साहब एक पीपल्स पार्टी के की एक अपनी ज़ाती सोच हो सकती है, वो अपनी सोच का इजहार कर सकते हैं, लेकिन पार्टी का जो स्टांस है मैं समझता हूँ कि वो वही है जो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड रखा है। और राना साहब, अब ये जो 16 माह की हुकूमत थी आपकी, उसमें शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म रहे, क्या लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं? क्योंकि कल एक फेयरवेल ब्रेकफास्ट था, उसमें बहुत सारे जर्नलिस्ट मौजूद थे, मैं भी वहाँ पे था। 70 से 80% जो सवालात हुए
वो इसी हवाले से थे कि आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, आपने सरेंडर कर दिया है। जो सिविलियन सुप्रीमेसी की आप बात करते थे, वोट को इज्जत दो की बात करते थे, उसके बरक्स काम हुआ है। आपने जितनी स्पेस लूज कर सकते थे वो आपने इसमें की है। आपने एक फॉर्मल रोल दे दिया है एस्टैब्लिशमेंट को, इकोनॉमी के मामलात पर भी SIFC बनाकर। ये तमाम 70-80% सवालात ये थे। तो इससे क्या साबित होता है, किस किस्म की लेगेसी छोड़ के गए हैं आप लोग, जिसमें क्या इमरान खान साहब ने जो एक स्पेस लूज की थी उसमें मजीद आपने इजाफा कर दिया है और मजीद स्पेस लूज करके जा रहे हैं आप लोग? देखें, पहली बात तो ये है कि जहाँ तक मुल्क की डेवलपमेंट में जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के रोल की बात है, देखें इसके ऊपर आप डिबेट कर लें, जितनी मर्ज़ी डिबेट कर लें। मामला ये है कि इसमें इस्टेब्लिशमेंट को रोल अदा करना चाहिए। आप मुझे बताएं कि अगर बलूचिस्तान में कितने मिलियन एकड़ जो है वो अगर अराज़ी जो है वो बंजर पड़ी है, ज़ेरे काश नहीं आ रही, कच्चे के नहीं आ रही, तो इन इलाकों में सिक्योरिटी के प्रॉब्लम जो हैं वो जब तक जो है वो इस्टेब्लिशमेंट और सारे अदारे आपके साथ नहीं होंगे जो है वो आगे बढ़ सकेंगे। देखें, इस्टेब्लिशमेंट का रोल जो है वो बड़ा जो है वो सोचने समझने डिबेट होने के बाद जो है वो कार्व आउट हुआ है। इसको होना चाहिए, इसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते और हमें इस किस्म की किताबी जो है ना वो बातों में और या नारों में जो है वो नहीं जाना चाहिए। अब आगे आ जाएं आप सिविलियन बालादस्ती। आप मुझे बताएं कि घर में एक फ़र्द जो है वो बेशर्म हो जाए, बेगैरत हो जाए, पागल हो जाए और वो जो है वो सारे घर के अफराद के ऊपर जो है वो बंदूक तान ले या छुरा निकाल ले कि जी मैंने किसी को छोड़ना ही नहीं है, मैं तो सबको मार दूंगा, मैं पैगंबर पारसा हूँ, सारे आप डाकू हैं, चोर हैं, तो फिर घर वालों को जो है वो थानेदार को तो बुलाना पड़ेगा ना। तो फिर जब वो थानेदार आके उस बदमाश को जो है वो काबू करेगा तो फिर कुछ ना कुछ जो है वो सूरत हाल जो है वो कंप्रोमाइज़ तो होगी। आप मुझे बताएं कि इस मुल्क में जो सूरत हाल 9 मई को पैदा की है और इस बदबख्त ने की है, इसने सिविलियन बालादस्ती का जो इसने उस दिन तरीक़ाकार एक सियासी जमात होने के नाते और सियासी कारकुनों से जो है वो जिस तरफ इसने चढ़ाई करवाई है, तो उसका फिर रद्द-ए-अमल तो होना था ना। अच्छा राना साहब, अब उस रद्द-ए-अमल की बुनियाद के ऊपर अगर कोई कॉन्सिक्वेंसेज हैं तो आप मुझे बताएं कि इसकी जिम्मेदारी फिर किसके ऊपर है? राना साहब, अब कल अब इसको इसलिए छोड़ दिया जाए कि सिविलियन बालादस्ती को इंश्योर करने के लिए जो 9 मई को है वो सारा माफ़ कर दिया जाए। अच्छा राना साहब, अब ये मुझे बताइए, कल ये किस तरह से मुमकिन है? कैटेगोरिकली ये कहा है कि वजीर आजम के अगले कैंडिडेट नून लीग के नवाज शरीफ साहब होंगे। अब जो गवर्नेंस मॉडल आप कह रहे हैं कि ऐसा ही होना चाहिए जिसमें आप एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट लें, सिविलियन बालादस्ती की आप कह रहे हैं कि बात तो होती है लेकिन जो कुछ हुआ उसके बाद ऑब्वियसली उन्होंने तो आना था। तो ये मुझे बताइए कि अब नवाज शरीफ इस इक्वेशन में कैसे फिट बैठते हैं? क्या वो भी इफ्तिताह करते हुए कहेंगे, बाराकऊ ब्रिज का इफ्तिताह हो रहा है तो कहेंगे कि ये जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की वजह से हुआ है? क्योंकि माजी में जो हमने नवाज शरीफ साहब की सियासत देखी है वो इससे मुख्य है। वो चाहते हैं कि सिविलियन सुप्रीमेसी हो, सिविलियंस ही ये फैसले करें। शहबाज शरीफ साहब का मॉडल आज से नहीं, पिछले 15, 20, 30 साल से मुख्तलिफ रहा है। तो इस इक्वेशन में अब नवाज शरीफ साहब कैसे फिट इन होंगे? नहीं, वो आप इसकी जो है ना वो तशरीह अपने अल्फाज से गलत कर रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ ने जो उनका दौर 13 से 18 था, आपको मालूम ही नहीं है कि सी पैक में उन्होंने जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की, या आप सीधी बात कर लें आर्मी की, उन्होंने किस कदर जो है वो मदद हासिल की है। ये जो बिजली के कारखाने लगे हैं, ये जो चाइनीज़ आके यहाँ पे हज़ारों की तादाद में काम करते रहे, आपको पता है कि उनकी सिक्योरिटी जो है वो किसके ज़िम्मे थी? और ये तमाम बिजली के जो कारखाने लगे जिन्होंने 20-20 घंटे की लोड शेडिंग दूर की, ये जितनी साइट्स हैं ये किसके जो है वो कंट्रोल में थी? कौन वहाँ पे जो है वो चीज़ों को इंश्योर कर रहा था? मामला ये है कि मियाँ नवाज शरीफ जितनी इज़्ज़त देने वाले हैं वही उतनी इज़्ज़त जो है वो दे नहीं सकता। मामला ये है कि ठीक है, एक लिमिट है कि उससे आगे जो है वो किसी को नहीं आना चाहिए और उसके ऊपर बिल्कुल PMLN जो है वो पूरी तरह से कायम थी, कायम है और कायम रहेगी। और वो फ़िलासफ़ी वही है जिसको मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अपनी ज़िंदगी में जो है वो
उन्होंने उसके ऊपर अमल किया है। और मतलब मियाँ नवाज ठीक है, शरीफ के साथ जो इस्टेब्लिशमेंट का, जो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट का झगड़ा हुआ था, उसमें उसको भी आप एनालाइज करके सही। देख मैं राना साहब वक्त में उसके सिर्फ इन शॉर्ट तजावुज़ ये किस बता तरफ दें, से है। मियाँ नवाज शरीफ की तरफ से तजावुज़ नहीं था। सही, इन शॉर्ट आप ये कह रहे हैं जो शहबाज शरीफ साहब अभी कर रहे हैं हूबहू वही जो है रवैया नवाज शरीफ साहब का भी होगा, उसमें कोई फर्क नहीं है। नहीं, अब आप जो है वो रवैये को डिफ़ाइन आप खुद कर रहे हैं और उसके ऊपर इंडोर्स मुझसे करवा रहे हैं। जिन अल्फाज में आप बात कर रहे हैं उन अल्फाज में मैं उसको इंडोर्स नहीं करता। मैं उस वजाहत के साथ बात कर इंडोर्स कर रहा हूँ जो मैंने आपके सामने मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जहाँ शहबाज शरीफ साहब खुलकर क्रेडिट देते हैं, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाना, यूएई सऊदी अरब से पैसे लाना, ब्रिज की तामीर फलाना, नवाज शरीफ साहब भी ये करेंगे, उसमें उनको कोई झिझक नहीं है करने में। नहीं, मियाँ नवाज शरीफ के ज़माने में इस तरह से पैसे मांगने की और जाके जो है वो पुराना जमाना था ना, बाहर जाके, अब तो हालात मुख्तलिफ है ना, मदद चाहिए होगी ना, यानी आप खुद कह रहे हैं मदद चाहिए उस होगी वक्त ना। ज़रूरत ही नहीं थी। अगर उस वक्त भी कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो बाहर जाता और जाके $1 बिलियन जो है वो मुल्क की ज़रूरत पूरी करने के लिए लाता, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब भी उसका क्रेडिट उसको देते। वो क्यों रखते उसका क्रेडिट? सही। यानी ये बात जो है ये तो वक्त के साथ है ना। अगर बहुत शुक्रिया। किसी भी अदारे का सरबराह जो है अगर वो मुल्क और कौम के लिए कोई बेहतर काम करता है तो क्या उसको क्रेडिट ना दिया जाए? बहुत सिर्फ इसलिए कि जी साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर दाखिला। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। अनवारुल्लाह काकड़ पाकिस्तान के अगले निगरां वजीर आजम होंगे, और इस हवाले से जब हमने कल राजा रियाज साहब से बात की कि स्पेकुलेशन हो रही थी कि कोई माशी माहिर वजीर आजम हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो उन्होंने कहा कि जो कैबिनेट होगी निगरां उसमें आपको माशी माहिरीन नजर आ सकते हैं। लेकिन अहम बात यह कि पाकिस्तान के पास इस वक्त जो IMF का स्टैंड बाय एग्रीमेंट है वो फरवरी में एक्सपायर हो रहा है, और अब ये ऐन मुमकिन है कि जो इंतखाबात हैं, आम इंतखाबात, वो भी फरवरी और मार्च में होंगे। और हुकूमत पहले ही कह चुकी है कि इस स्टैंड बाय एग्रीमेंट के बाद एक और IMF का प्लान ज़रूरी होगा पाकिस्तान के लिए। तो सवाल यह है कि नेगोशिएट अगले प्लान के हवाले से आने वाली हुकूमत करेगी तो इसमें मजीद ताख़ीर हो सकती है। इसके अलावा जो नंबर्स इस वक्त सामने आ रहे हैं वो भी हौसला अफजा नहीं है। इस माली साल के पहले माह में जुलाई में जो रेमिटेंसेज हैं वो $2 तक ड्रॉप हो चुकी हैं, यानी कि पिछले साल के मुकाबले में इसमें 19% की कमी है। और इस साल के लिए जो रेमिटेंसेज का टारगेट सेट किया गया है वो $33 बिलियन का है, यानी कि हर माह हमें $2.75 बिलियन की रेमिटेंसेस चाहिए अगर ये टारगेट हासिल करना है। लेकिन इस माह जो टारगेट था वो अचीव नहीं हुआ, सिर्फ $2 बिलियन की रेमिटेंसेस थी। इसी तरीके से एक्सपोर्ट्स इस माह जुलाई में $2.06 बिलियन रही हैं, यानी कि पिछले साल के मुकाबले में जुलाई के एक्सपोर्ट्स में 12.7% की कमी आई है। और जो टारगेट इस माली साल के लिए सेट किया गया है वो $30 बिलियन का है, यानी कि ये हासिल करने के लिए हर माह $2.5 बिलियन की एक्सपोर्ट ज़रूरी है, जबकि इस माह मुश्किल से हमने क्रॉस किया है $2 बिलियन का फिगर। तो क्या होने वाला है इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, जब ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ था तो उस वक्त तो ये एक्सपेक्टेड था कि अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन हो जाएंगे, जो नई हुकूमत होगी उसके पास भी वक्त होगा कि वो स्टैंड बाय एग्रीमेंट के दौरान अगला जो एग्रीमेंट है उसके लिए काम करना शुरू कर दे। लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि इलेक्शन ही फरवरी मार्च तक होंगे, फिर नया IMF प्रोग्राम नेगोशिएट करना पड़ेगा आने वाली हुकूमत को। तो इसमें बड़ी मुश्किलात दोबारा पेश आ सकती हैं। बड़ी मुश्किल से डिफॉल्ट हमने ऑलरेडी अवॉइड किया था। आप कैसे देख रहे हैं कि अगले 6-7 माह क्या चैलेंजेस होंगे पाकिस्तान की मईशत को लेकर? सो क्लियरली शहजाद, पाकिस्तान IMF से इनहराफ कर नहीं सकता। जब किया है तो रिजर्व्स पे प्रेशर आया और पूरी इकॉनमी स्टैंड स्टिल हो गई, इंपोर्ट्स को बंद करना पड़ा, डिफ़ॉल्ट का ख़तरा बढ़ गया। अगले जो 6 माह थे उसमें मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि जो नवंबर का रिव्यू है वो शायद थोड़ा सा डिले हो जाए और आने वाली हुकूमत करे, पर अब ऐसा नहीं होगा। सो इस हुकूमत को ये इंश्योर करना है कि जो 30 सितंबर के टारगेट्स हैं, आपने कुछ टारगेट्स का जिक्र किया, आई एम रियली ग्लैड के किया। पाकिस्तान ने एग्री किया है कि 20% रेमिटेंस, 22% एक्सपोर्ट बढ़ेगी, 33% टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, 900 अरब रुपया प्रोविंशियल सरप्लस होगी। जो NIR का टारगेट है जिसको हम नेट इंटरनेशनल रिजर्व्स कहते हैं उसको भी बेहतर करने का ताल्लुक है। ये सारी चीज़ें जो हैं, और सबसे बढ़ के हमने ये तय किया है कि हम अपना प्राइमरी जो है उसको सरप्लस कर देंगे। पिछले 2 दिहाइयों में ऐसा काम नहीं हुआ। ये मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूं कि आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन बांधा है कि बहुत ही चिलिंग असेसमेंट है IMF की, और जुलाई हैज़ नॉट गॉन अकॉर्डिंग टू द मार्क।
17% FBR का टारगेट बढ़ा है। 1977 अरब रुपया पहले क्वार्टर में जमा करना है। लुकिंग लुकिंग लाइक अ डिफिकल्ट टास्क। अगर इस सब को देखूं तो इस आने वाली हुकूमत को 30 सितंबर के टारगेट परसों से जब वो अस्यूम करें, इंश्योर करना है कि हम मीट करें। उनको ये भी इंश्योर करना है कि पाकिस्तान जो इसके अलावा काम कर रहा है, इस वक्त जो एम्पावरमेंट मिली है वो हमें ये मिली है कि हमें 28.5 अरब डॉलर दुनिया से इस साल में जमा करने हैं। इसीलिए कहा गया है कि मल्टीलैटरल से ऑन गोइंग काम 9 अरब डॉलर जनीवा में तय हुआ है, उनको वो पैसे लेके आने हैं। उन्हें अपने एक्सपेंडिचर्स पे बहुत ही कंट्रोल रखना पड़ेगा और थोड़ा सा एक्सपेंडिचर रिफॉर्म भी दिखाना पड़ेगा। सो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी इंटरनेशनल, और इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट्स का एक टारगेट उनको दिया जा रहा है, जिसमें आपको पता है सऊदी अरेबिया से बात चल रही है रेकोडेक की और नई इन्वेस्टमेंट इन मिनरल्स की भी। प्राइवेटाइजेशन पीआईए इन दी ऑफिंग आ गई। इसके अलावा जो हमने यूएई के साथ काम करना है और सीपेक 2 लाना है। सो डेट क्रिएटिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड नॉन डेट क्रिएटिंग इंस्ट्रूमेंट्स को मिला के मार्च तक अगर ये हुकूमत छोड़ेंगे तो 28.5 अरब डॉलर ऑन दी इंटरनेशनल फ्रंट बड़ी क्लियरली दिखाई देंगे। डॉक्टर साहब, इसमें जो आप बात करें ये बड़ी अहम है, क्योंकि एक तो जो प्रोलॉन्ग केयरटेकर सेटअप है उसको बाइख्तियार तो बनाया गया, लेकिन ये कहा गया है जो ऑन गोइंग हमारे एग्रीमेंट्स हैं या जो इस वक्त हमारे मुज़ाकरात प्राइवेटाइजेशन को लेकर हैं या लीज को लेकर हैं, वो तो ये केयरटेकर सेटअप कंटिन्यू कर सकता है, उस पर पेशरफ्त हो सकती है। लेकिन जहाँ तक रेमिटेंसेस गिर रही हैं, एक्सपोर्ट्स में इजाफा नहीं है या टैक्स कलेक्शन का जो इतना एक एम्बिशियस टारगेट रखा हुआ है, उसके लिए कोई पॉलिसी फैसले तो ये निगरान सेटअप नहीं ले सकता, जो कि अब रहेगा अगले 6 माह तक। सो आपने सही बात की, बट आप अपने रेमिटेंस इनिशिएटिव को इन द गार्ब ऑफ मैचिंग द आईएमएफ कंडीशनैलिटी जो है, आप उसमें जो भी काम करना चाहें कर सकते हैं। नए टैक्सेस तो शायद आप नहीं लगा सकते, बट एनफोर्समेंट, एम्पावरमेंट, ये सब काम तो आप कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा कि उनको एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगाना चाहिए। एनफोर्समेंट से हम हमेशा 10 से 20% अपना जो रेवेन्यू है उसको पुश कर लेते हैं, तो इनको ये काम तो करने पड़ेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिवली इंश्योर करना पड़ेगा कि एफपीआर डिलीवर कर रहा हो। 9 अरब डॉलर आप जनीवा में तय करके आए हैं, तो उसकी जो प्रोजेक्ट्स हैं, शहजाद आई गिव यू द एग्जांपल। ये होता है कि कभी कभी मुझे याद है एक मीटरिंग का प्रोजेक्ट था पाकिस्तान का, कपल ऑफ बिलियन डॉलर हमने लेने थे एडीबी से। वो इल्तवा में चला जाता है तो इट गोज इनटू कोल्ड स्टोरेज, आपको वो रिवाइव करने हैं। प्रोग्राम लोन्स हैं 2, एक वर्ल्ड बैंक का राइज 2 आई थिंक है, एक AIIB का है, मिला जुला के 750 मिलियन से 1 बिलियन डॉलर है, आपको वो इंश्योर करना है। ऑन दी एक्सपोर्ट फ्रंट आपको इंश्योर करना है कि अगर इतने डॉलर्स इनकमिंग होंगे तो आपकी कॉटन भी आ रही होगी, आपकी पार्ट्स भी आ रही होंगी, आपकी मशीनरी भी आ रही होगी, तो आपकी जो एक्सपोर्ट्स का जो ट्रफ है वो खत्म हो जाए और आप तो वापस ये जो सारे काम कर रहे हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि केपेबल टीम हो। अब जो निगरान वज़ीर आज़म का ऐलान किया गया है वो कोई इकोनॉमिस्ट तो नहीं है, तो आपको लगता है कि ज़रूरी होगा कि जो अब केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर हो वो काबिल भी हो और वो इन तमाम चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, बशमूल जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हमने करनी है या जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम होनी है इस 6 माह में। एब्सोल्युटली। अगर आप ये अस्यूम करते हैं कि जो गवर्नमेंट पॉलिटिकल आएगी वो अपने आप को प्रिपेयर करके आए, तो आज केयर टेकर अनप्रिपेयर्ड आ नहीं सकता, क्योंकि उसको वक्त ही नहीं मिलेगा। 15 को जब नई पेट्रोलियम प्राइसेस आएंगी, वो इम्तहान उसी 15 की शाम को शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो नंबर्स आना शुरू होंगे करंट अकाउंट के, आपको उसी वक्त उनको संभालना पड़ेगा। केयर टेकर वो लाएं, फाइनेंस मिनिस्टर भी, पेट्रोलियम मिनिस्टर भी, पावर मिनिस्टर भी, प्राइवेटाइजेशन में भी, जो लोग अभी भी आशना हो इन नंबर से, जिन्होंने MEFP को 2-3 बार पढ़ा हो, और वो आकर कोई वक्त ज़ाया ना करें और उनके नीचे वो टीम बिल्ड कर सकें जो इसको मॉनिटर कर रही हो एज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, ताकि कोई भी तसलसल जो है वो ना टूटे जो एग्रीमेंट हुआ है, वरना थिंग्स विल गो इनटू डिफिकल्टी। एक चीज़ और कहूँ, और ये भी एक मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ, अब डेट रीप्रोफाइलिंग पर काम शुरू कर दीजिए, एक टीम पुट टुगेदर करें, वरना IMF आपसे नेक्स्ट टाइम डेट रीस्ट्रक्चरिंग मांगेगा और ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छा ओमन नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।